साथियों, अभी जो हमारे बौद्धाचार्य जी ने और भाई साहब जो शाहजहांपुर से आए हुए हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उनका क्या हाल होगा। किसी देश को चलाने के लिए 3 स्तंभ होते हैं, शासन, प्रशासन और जुडिशरी। चौथा स्तंभ हालांकि प्रचार करता है, मीडिया बन गया है। तो आपका मीडिया तो पूरे देश में है नहीं। आपका मीडिया आप तक देश भर की विदेशी खबरें पहुंचाने के लिए जो हमारे लोगों ने YouTube चैनल बनाए हैं, उनके माध्यम से वो मेहनत करते हैं। और उन्होंने यदि मेहनत नहीं की होती तो आज देश भर की जो कुछ हो रहा है हम नहीं जान पाते। उनका बहुत बड़ा योगदान है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रयासों से वो अपने अपने मीडिया को चला रहे हैं। कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको कोई मदद नहीं करती। समाज के लोग कोई 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, उस तरह से ये मीडिया काम चलता है। जबकि दूसरे लोग जो रिपोर्टर हैं, 50 लाख उनको तनख्वाह मिलेगी, 50 लाख की गाड़ी होगी, पुलिस फोर्स होगी उनके साथ में, उनका प्रचार करेंगे। इट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। साधन न होने के बावजूद भी जो आज बहुजन मीडिया है, जो आपका चैनल है बहुजन पैगाम, आज देश में वो काम कर रहा है जिसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरे लोग भी हैं। नीरज पटेल यंग लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, कुर्मी समाज का, ओबीसी का है, मेहनत करता है। नेशनल जनमत चैनल चल रहा है। इसी तरह शंभू कुमार सिंह अच्छा काम कर रहे हैं, एक दलित दस्तक वो भी अच्छा काम कर रहा है। जितने भी सोशल मीडिया पर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और वही समाज में जागृति फैला रहे हैं। हम लोगों का सबकी जिम्मेदारी है कि बजाय किसी की कोई भी जरा भी कमी निकालने की अपेक्षा उसको कंट्रीब्यूट करें, उसको समर्थन दें, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम आगे बढ़े। इस संबंध में सबका भागीदारी होनी चाहिए। मैं कह रहा था, किसी भी देश को चलाने के लिए 3 पावर होती हैं। शासन, हम लोग शासन में नहीं हैं। एक तरफ हम कहते हैं 85% हैं, 15% वाले लोग शासन कर रहे हैं। किसकी कमी है? हम लोग तो वोट देते हैं, हम भी देते, आप भी देते, आप भी देते, अपना अपना वोट दे दिया। जो राजनीतिक पार्टियां हैं बहुजन समाज की, सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह है, उनकी है कि वो कम से कम अपनी एक इस तरह की एक नीति बनाए जिससे जो हमारे समाज का वोट है वो बिखरे नहीं, वो एक जगह चला जाए। किसी की सरकार नहीं बन सकती, आपकी सरकार बनेगी। देखिए 5 पार्टियां हैं सवर्णों की, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना। 15% लोगों की 5 पार्टियां और 5 और सत्ता में। आप 50%, 85% आपकी भी सैकड़ों पार्टियां, एक भी कहीं सत्ता में नहीं। किसकी गलती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? किसकी जिम्मेदारी है? भाई हम तो वोटर रह गए, हम वोट देते हैं, भाई साहब भी वोट देते हैं, सब वोट देते हैं, कहाँ चला जाता है? अपने अपने पार्टी के नेताओं को पकड़िए और बैठा लिएगा, भूख हड़ताल करनी पड़े वो भी कीजिएगा। भाई इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उनके पास साधन भी है, पैसा भी है, व्यवस्था भी है, गाड़ियाँ भी, सब कुछ है। नुकसान किसका हो रहा है? शिक्षा की बात जहाँ तक है, अब जो शिक्षा नीति आ रही है, मोची का बेटा मोची का सिखाया जाएगा, 6 महीने ट्रेनिंग होगी, मोची काम करेगा। दर्जी का बेटा है, उसे दर्जी सिखाया जाएगा, वो दर्जी काम करेगा। कुम्हार का बेटा, उसे कुम्हारी सिखाई जाएगी, बर्तन बनाएगा। उसी तरह यादव का बेटा है, उसको भैंसें पालना सिखाया जाएगा, दूध निकालेगा, आदि आदि। इस तरह से जो मनवादी व्यवस्था के तहत जो बहुजन समाज के लोगों के काम सौंपे गए थे, उनमें उनको उलझा के रखा जाएगा। वो सत्ता की तरफ
बात न कर सकें, शिक्षित होकर के अपने अधिकारों की बात न कर सकें, संविधान का उनको ज्ञान ना हो, किसी भी तरह आ जाए। एक जॉइंट सेक्रेटरी पीएमओ ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में तब बनता है जब एक आईएएस 15 साल की 14 साल की नौकरी कर लेता है, उसका प्रमोशन होता है, तब वो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। लेटरल एंट्री के माध्यम से आज कंपनियों के लोग जो आईएएस कभी नहीं बन सकते, उनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। और हमारे समाज के लोग क्या करेंगे? जब आईएएस नहीं होंगे, आईएएस बन भी गए तो वो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं। जॉइंट सेक्रेटरी एक पावर होती है जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट की। तो लेटरल एंट्री के माध्यम से वहाँ पर ये हो रहा है। सत्ता में आप हैं नहीं, कितने ताजुब की दुख की बात है, 85% लोग मोहताज हैं, वो सत्ता में नहीं है, 15% लोग सत्ता में हैं। इस संबंध में केवल 2 आदमी जो काम कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मिस्टर एन.के. स्टालिन, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उसने वो काम करके दिखा दिया जो काम, हेलो ये क्या हो गया फिर? उसने वो काम करके दिखा दिया जो काम अन्य बहुजन समाज के नेता लोग हैं नहीं कर पाए। क्या? तमिलनाडु में जितने मंदिर हैं, हाँ, उनके पास 100 एकड़, 50 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन है। उस व्यक्ति ने कहा मंदिर अपना बनाए रखिएगा, यहाँ पर जो ज़मीन है, क्या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? इसे बंद कर दिया करो बीच में, ये आ जाएगा, फिर उससे बड़ी परेशानी होगी। हेलो हेलो, अपना नाम बोल, अपना नाम। तो शिक्षा का बुरा हाल होने वाला है। आपका बच्चा आईएएस नहीं बन पाएगा, आईपीएस नहीं बन पाएगा, सेक्रेटरी नहीं बन पाएगा, जॉइंट सेक्रेटरी बनने का कोई मतलब नहीं होता, क्लर्क बन के रह जाएगा या घरेलू काम करेगा। आज जो पहले मनोव्यवस्था के तहत किए जाते थे, इस तरह से आपको शिक्षा से वंचित करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर ने जो उनके 3 सिद्धांत थे, उसमें पहला सिद्धांत था बी एजुकेट, शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ। उसी पर उठाव किया जा रहा है। मिस्टर मोदी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा है वो नहीं करते। इंडिया में जब रहते हैं तो जय श्री राम करते हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, शांति की धरती है, शांति का संदेश दिया गया है। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए, नहीं तो आगे जो आने वाला भविष्य है उसमें आपकी संतानें हैं। हम तो जो कुछ भी बनने थे बन लिए, उनके लिए क्या होगा वो क्या कहेंगे कि बाबा साहब ने जो किया उसका तो आप लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन फायदा उठाने के बाद हम सब इतने स्वार्थी हो गए कि अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। ये बहुत अहम प्रश्न है। अब आते हैं हम जुडिशरी पर। आपको न्याय कौन देगा? हर जुडिशरी, जिला अदालतों की तो बात छोड़ दो, उनको कोई ज़्यादा अधिकार नहीं होते, छोटे मोटे मुकदमे तो जाते हैं। जहाँ से पॉलिसी बनती है, जो देश पर और प्रदेश पर कानून हावी होते हैं, वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पर जज कौन बनाए जाते हैं? एक सिस्टम है कोलोजियम। कोलोजियम के माध्यम से क्या है कोलोजियम? 5 जजों की एक कमेटी है, उसमें 3 जज वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, चीफ जस्टिस होता है, 2 जज और होते हैं। एक जज आता है राष्ट्रपति के माध्यम से और एक जज आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के माध्यम से। 5 जज हो गए। 5 जजों की एक कमेटी है, उसे कहते हैं कोलोजियम। कोलोजियम क्या करती है? 2 कमेटी हैं, ब्राह्मण और बनिया, ठीक है। उनमें भी वो कमेटी में समझिए
उनमें भी जो खास परिवार हैं, करीब 300 परिवार ब्राह्मण बनिया के हैं जो लगातार 75 साल से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बने हुए हैं। उन्हीं के लड़के लड़कियां जज बनते हैं और किसी को नहीं बनाया जाता। कौन देगा आपको न्याय? उदाहरण के तौर पर अभी जो CJI बनाया गया है, उदय उमेश ललित, इसके बाबा महाराष्ट्र हाई कोर्ट में वकील थे, उनका लड़का महाराष्ट्र हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना, ये वकालत करते थे। अमित शाह के केस से उन्होंने छुड़वाए। उसके पश्चात इनको पहला सूट से उतार दिया सुप्रीम कोर्ट में। न कभी जिला अदालत में जज है, न किसी हाई कोर्ट में जज है, सुप्रीम कोर्ट में उतार दिया गया और अभी 73 दिन के लिए उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। 7 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तब तक उन्होंने पहले दिन आते आते सबसे पहले योगी साहब के जो 10-15 केस थे उनको खत्म कर दिया, एक भी सब खत्म कर दिए। उसके बाद अमित शाह मोदी के केस खत्म कर दिए। इसके बाद जितने भी पेंडिंग मामले थे उनको उसी तरह से ये क्लोज कर दिए। हर्षद बानो का मामला आया, 13 लोग जो गुजरात में जिनकी आजीवन कारावास हुआ था, उनको मोदी सरकार ने, उनका 10-10 साल का 11-11 साल का कारावास हुआ और उनको ससम्मान उनको बरी कर दिया गया। पिटीशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग देख रहे हैं उसको। ठीक है, ये चीजें भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, देखना चाहिए। एक लड़की ब्राह्मण समाज की निर्भया कांड होता है दिल्ली में, 4 लड़कों को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है, 4 लड़कों को। एक लड़की के पीछे आपके 58 व्यक्ति 1998 में बिहार के माधोपुर विलेज में कत्लेआम हो जाते हैं। SC, ST, OBC और आदिवासी के लोग होते हैं। जो मल्ला एक बीच में नदी पड़ती थी, उनको ले गए तो उन्होंने ये कहा कि लौट के पैसे देंगे आकर के। जब लौट के उन्होंने उतार दिया तो जो मल्ला जाति के लोग थे 5, उनको जिक्र कर दिया कि गवाह न बन जाए। जस्टिस सिन्हा की डबल बेंच पटना हाई कोर्ट की सब मुलजिमों को जितने थे सबको बरी कर देती है। 45 मुलजिम थे, उनको सबको बरी कर देती है, एक कोई भी पनिशमेंट नहीं होता। एक लड़की ब्राह्मण समाज की मारी जाती है, हालांकि उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की, अत्याचार तो अत्याचार है, हम कानून के व्यक्ति हैं और कानून की रक्षा के काम करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, हुक्म हुआ, मार दिया गया, उसके लिए 4 लोगों को आपने फांसी सजा दे दी और वो 58 लोग जो शुरुआत थे, OBC के थे, मार दिए गए, उनके लिए सबको बरी कर दिया गया। इस तरह का न्याय होगा, मनमानी व्यवस्था आने वाली है। ठीक है, साथ साथ इसके बहुत सारे कांड हैं। जब ये 1 साल पहले इस देश में एक बीमारी आई थी, बाहर से लाई गई थी, उसमें एक आदमी दिल्ली का, हरियाणा का रहने वाला है, 4 जेल में सिपाही था, इंस्पेक्टर था, उसकी डेथ हो जाती है। केजरीवाल उसके लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देता है। केजरीवाल, अरे भाई, एक आदमी भूमिकाश का मारा जाता है, OBC का मारा जाता है, आदिवासी मारा जाता है, मुस्लिम मारा जाता है, आप उसे क्या देते हो? बैलेंस बना के रखना चाहिए, वो नहीं है तो न्यायपालिका की स्थिति होने जा रही है। आप क्या, जब तक आप बहुजन पैगाम को और जो सोशल मीडिया के YouTube चैनल हैं उनको नहीं देखोगे, आप नहीं समझ पाओगे। अखबार आपकी बात छापते नहीं है, TV आपकी बात दिखाता नहीं है, जो सोशल मीडिया है वही आपको दिखाता है। उसको गौर से, नियमित रूप से हर दिन आपको देखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको नॉलेज हो सके, ज्ञान हो सके। और उसमें देखना ही नहीं चाहिए, उसमें भागीदार भी बनना चाहिए। बहुजन पैगाम पूरे देश में काम कर रहा है, उसमें भागी एक रजिस्टर्ड एक चैनल है, उसमें हम सभी को भागीदार बनाना चाहते हैं। उसका बैंक में अकाउंट भी है, जो लोग चाहते हैं अपना उसमें पे करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वो रसीद कर पाते हैं, वो उसके भागीदार बन जाते हैं। हर दिन उनके पास पूरे देश की खबरें पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरह से बहुजन पैगाम घर घर पहुंचना चाहिए। तभी पहुंचेगा जब आप लोगों के मोबाइल नंबर हैं
वो हमारे पास होंगे, भोजन सामाजिक भोजन पैगाम के जो कार्यक्रम में लगे हुए हैं उनके पास होंगे, तभी वो देख पाएंगे। तो ये जरूरी है। आप लोग चाहे 1000 रुपए के बने, 500 रुपए के बने, 100 रुपए के बने, कम से कम मेंबर बनना चाहिए भोजन पैगाम का, जिससे क्या होगा कि आपको डेली नए नए समाचार आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। तो वो बहुत जरूरी है। साथियों, मीडिया के बगैर आप सत्ता नहीं बना सकते, सरकार नहीं बना सकते। मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका रहती है और हमारा मीडिया कहीं है नहीं। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि मीडिया की तरफ आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं उनसे किसी तरीके से, और ऐसा यदि हम कर पाए और हर घर तक के लिए हमने भोजन पैगाम को पहुँचा दिया तो एक बहुत बड़ी जागरूकता समाज के बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, लेडीज में आएगी। साथियों, इसके अलावा आप जो आज की हालत देख रहे हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है। भाई वो लोग जिनकी हम रोज आलोचना करते हैं, चाहे केजरीवाल हो, मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं। आज यहाँ मीटिंग हो रही, कल वहाँ हो रही, कल वहाँ हो रही, हर जगह पूरे देश में उनके भ्रमण हो रहे हैं। पूरे रात में नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कुछ भी नहीं, उनका प्रोग्राम चलता है। हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी पार्टियां कहाँ खड़ी हुई हैं? भाई हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? कोई रैली कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। केजरीवाल एक IAS अधिकारी था, दिल्ली में सरकार बना ली उसने अकेला। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना ली अकेला। उसकी बिरादरी के लोग कितने हैं? 1.5% लोग उन्होंने सरकार बना ली। ठीक है, गुजरात में सरकार बनाने जा रहा है, सरकार नहीं बनाएगा तो विपक्ष में बैठेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम न गुजरात जा रहे हैं, न हिमाचल जा रहे हैं, न उत्तराखंड जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ट्वीट कर देते हैं। बट यू मीन बाई ट्वीट करने की राजनीति से काम नहीं चलेगा। बहुजनों की सरकार कभी इस देश में नहीं बन सकती यदि ये ट्वीट करते रहेंगे। वो लोग रात दिन एक होकर के पसीना बहा रहे हैं, जा रहे हैं, रात में भी, ठंड हो, जाड़ा हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, उनके रात दिन प्रोग्राम लगे रहते हैं। उनका मीडिया सशक्त है, कवर करता है। इतने लोग बैठे हुए हैं, उनका मीडिया इतने लोगों को लाखों की भीड़ दिखा देता है। ठीक है, और वो लोग उसको देखते हैं, आप भी देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो कैसे हमारी सरकार बनेगी? इसके लिए वो लोग जिस पार्टी के वफादार हैं अथवा अंधभक्त हैं अथवा चाटवार चमचे हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने सुप्रीमो से कहें कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। समाज बहुत बैक में जा चुका है। जिस समाज को हुक्मरान बनाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने, बाबा साहब ने और हमारे सभी महापुरुषों ने अपने को कुर्बान कर दिया और आज हम यहाँ पर पहुँच गए। बड़े अफसोस और दुख की बात है। तो बुद्धिजीवी समाज जो लगन से लगा हुआ है, उसकी बात को इनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक व्यक्ति का मूछ रखने पर मर्डर कर दिया जाता है, एक व्यक्ति को मटका छू लेने पर मर्डर कर दिया जाता है। स्टूडेंट है, अभी कल परसों की बात है, औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चे को इतना पीटा गया, टीचर ने भी उसकी डेथ हो गई। हाँ, तहलका मचा हुआ है। ये तो आपके खिलाफ एक साजिश के तहत हो रहा है। भाई किसी ठाकुर का बच्चा क्यों नहीं मारा गया? ब्राह्मण का क्यों नहीं मारा गया? बनिया क्यों नहीं मारा गया? मारा जाता है तो मुसलमान का या आप लोगों का बच्चा मारा जाता है। तो कौन एजिटेशन करता है? हम करते हैं, आप करते हैं, सब लोग करते हैं। धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस के डंडे खाते हैं। क्या हुआ यहाँ पर अछलता में कि हमारे लोगों के खिलाफ 20-25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उसका तो अभी अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, वो बात की बात है। लेकिन जिसने मार दिया क्यों हो गया? नीतू ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। अरे भाई, आपने एक बच्चे को मार दिया और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लोगों को गुस्सा भी आएगा। ये तो आपके खिलाफ होने जा रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। किसी का बयान आया, शायद नहीं आया। राजस्थान में घटना हुई, मैंने तमाम पोस्टिंग लिखी, वीडियो भी भेजे। ना तो अखिलेश ने कुछ कहा, मायावती ने कुछ कहा, लालू जी ने कुछ नहीं कहा, नीतीश ने कुछ नहीं कहा। कैसे राजनीति चलेगी? कल आप पर कुछ हो जाएगा, आप पर हो जाएगा, इन पर हो जाएगा। एक पत्रकार
धोबी कम्युनिटी का कन्नौज का प्रशांत कनौजिया, उसको पत्रकारिता के पीछे पकड़ के बंद कर दिया जाता है। एक सत्यवाद जमानत होती है। प्रोफेसर रतन लाल दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो अम्बेडकर नामा चलाते हैं, उन्होंने क्या कह दिया, जो वो मस्जिद के नीचे निकला तो उन्होंने कहा ये शिवलिंग तो है नहीं, शिवलिंग ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा लगता है इसका खतना कर दिया गया है। ये बात उनको मनवादियों को चाट गई और उन्होंने केस दर्ज कर दिया। पुलिस तैयार बैठी है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। केस दर्ज हो गया। 11 बजे रात को मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा डोंट वरी, आप जेल नहीं जाएंगे, यहाँ दिल्ली है। और उसके बाद क्या हुआ, 11 बजे हमने एक मैसेज दिया बहुजन पैगाम पर, 300 वकील इकट्ठा हो गए 30,000 रिपोर्ट में। 3 बजे पुलिस वाले लाते हैं उनको। उसके बाद जिस जज को सुनना था उसने मना कर दिया, भाई ये मामला ऐसा संगीन हम नहीं सुनेंगे। जो उसका लिंक था उसने भी नहीं सुना। हेड के पास भेजा गया। जज साहब आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हम लोगों ने कहा जनाब बैठिए और हमको सुनिए, ना हमारा फेवर कीजिए ना क्या कीजिए, जो फैसला बता दीजिए। 5 बजे बेल ऑर्डर करा दिया। ये रतन लाल की बेल हम नहीं करा पाते तो लक्ष्मण यादव आज जेल में होते, दिल्ली मंडल जेल में होते, जैसे हनी बाबू जेल में हैं। तो इस तरह से इस दौर में देश के वकीलों की अहम भूमिका है। वकील का स्टेटस किसी मंत्री संतरी से कम नहीं होता, लेकिन ये बात हमारे समाज के लोगों में नहीं आती, समझ में नहीं आती। आज एक, माफ़ करिएगा, एक विधायक आ जाए 8वीं पास, लोग हार माला लेकर के बैठ जाएंगे। एक व्यक्ति वो आ जाए जो आपको नीचे से उठा करके ऊपर ले जाना चाहता है, वो विधायक तो नहीं है, वहाँ पर इकट्ठा नहीं होंगे। यही कारण है कि आज समाज की दुर्दशा हो रही है। तो शिक्षा का सम्मान कीजिए। शिक्षित लोग हैं जो वाकई, उनका सम्मान कीजिए और शिक्षा की तरफ बढ़िए। बच्चों को आगे शिक्षा की तरफ बढ़ाने की कोशिश कीजिए। राज्यसभा राजनीति का सब लगे हुए हैं, भाई हम कहाँ खड़े हुए हैं? भाई आपकी रैलियाँ कहीं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी की हो रही हैं, बसपा की हो रही हैं, नीतीश की हो रही हैं, लालू यादव जी कर रहे हैं, देवगौड़ा जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, समाज में सामने आता है। वो लोग राज्य लगे हुए हैं। कैसे आप 2024 में आप अपनी सरकार बना पाएंगे? इसके लिए ये किसकी गलती है, किसे कहा जाए? कोई सुनने को तैयार है। लेकिन हाँ, आप लोग यूनाइट हो गए और आप लोगों ने कल जा कर के अखिलेश जी के यहाँ धरना दे दिया, मायावती जी के यहाँ धरना दे दिया, लालू के यहाँ धरना दे दिया, देवगौड़ा के यहाँ धरना दे दिया जा करके, तो उनकी अकल में कुछ आएगा कि अब तो समाज कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके, अब ऐसे ट्वीट करने से नहीं काम चलेगा, न ट्वीट की राजनीति से काम चलेगा। काम करना पड़ेगा, तभी जा करके आप सत्ता में आ पाएंगे। ये काम भाइयों हम सब लोगों को मिलकर करना है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हम जिस पैगाम को देने के लिए आए हैं वो पैगाम पूरे देश में जा रहा है और उसमें वो अवेयरनेस, जागृति पैदा हो रही है बच्चों में और लेडीज में और जेंट्स में। मुख्य रूप से एक एडवोकेट होने के नाते सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, पूरे देश के वकीलों की जिम्मेदारी समझता हूँ कि उनको आगे आना चाहिए। आज रतन लाल को जेल जाने से बचाया, कल किसी दूसरे को कहीं कानपुर में हो गया तो वहाँ कौन बचाएगा? कानपुर के वकील हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो सब काम हो जाएगा। वकीलों से कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी कंडीशन में, खुलेआम। अभी दिल्ली मंडल ने ऐसा एक सच्चाई व्यक्त की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी पावर कौन होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको लपेट दिया एन.वी. रमन्ना साहब को। एक तिवारी एडवोकेट है, उसने अटॉर्नी जनरल से कहा कि सर ये तो कंटेम्प्ट कोर्ट बनता है, इनको जेल भिजवाया जाए। मामला सीबीआई के पास गया, उन्होंने कहा क्यों, ये सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, बहुत मामले सामने आ जाएंगे, इसलिए इसे सुना कर दीजिएगा। कन्फ्लिक्ट और आ गया उनका, उन्होंने काफ़ी कहा जुडिशरी के बारे में। क्या किया जाए भाई? वो मंत्री पहली सत्ता में नहीं है, प्रोफेसर हैं, वो कहते रहेंगे, हम कहते रहे। लक्ष्मण यादव डेली हम लोगों की बात होती है। नीरज पटेल रात दिन मेहनत करते हैं। एक उनका अभी प्रोग्राम लगा हुआ था तो ओबीसी समाज के लोगों से वो कह रहे थे कि आप ओबीसी हो, जो उनके शब्द थे वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप कब ओबीसी हो? जब आप नौकरी निकलती है
और फार्म भरते हो, ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाते हो, तब ओबीसी हो। उसके बाद आप कुर्मी हो, आप तेली हो, आप अहीर हो, आप गूजर हो, आप नाई हो, आप आद्याद हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। ओबीसी तब कहाँ चला जाता? भाई आप लोगों में आपस में शादी ब्याह क्यों नहीं होते? आपस में बैठ के खाते क्यों नहीं? ओबीसी तब होगा। यही हालत SC ST की है। जब आप नौकरियाँ निकलती हैं तो सारा SC का ये कोटा हमारा, हमने अप्लाई कर दिया, हम SC है सारे, हमें मिलना चाहिए, हम ST हमें मिलना चाहिए, ठीक है। बाद में हम जाटव है, हम धोबी है, हम बंगी हैं, आदि आज वाल्मीकि है, जितनी जातियां हैं उनमें बट जाते हैं। तो कहाँ आपकी यूनिटी बन रही है? बाबा साहब ने इसलिए नहीं आपको एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि आप जातियों में बटे रहना। बाबा साहब ने वर्ण को हटा करके वर्ग की व्यवस्था की। किसानों का एक वर्ग होता है, स्टूडेंट का एक वर्ग होता है, वकीलों का एक वर्ग होता है, मजदूरों का एक वर्ग होता है। इसी तरह से SC का एक वर्ग बना दिया, ST का एक वर्ग बना दिया, OBC का एक वर्ग बना दिया। लेकिन हम उस चीज़ को, उस महापुरुष को समझ नहीं पाए। हम आज भी वर्ग को छोड़ करके वर्ण में पड़े हुए हैं। वर्ण फ्रीज कर देता है। क्या कहते हैं आचार्य रजनीश, जैन मुनि रजनीश, जो वर्ण व्यवस्था है जो ब्राह्मणों ने बनाई है वो फ्रीज करने वाली है। ये कभी नहीं पिघलेगी, ये ऐसी रहेगी। तो इसलिए इससे निकलो और वर्ग बनाइए। वर्ग किसानों का एक होता है, उसमें जात तो आगे नहीं आती है, ना आड़े आती है किसी तरह की। तो इस तरह से ऑन द प्लेस ऑफ वर्ण व्यवस्था एक वर्ग व्यवस्था होनी चाहिए। हम सब इकट्ठे हो जाए, सरकार हमारी बन सकती है। साथियों, आगे करना क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। करना क्या है? इतना भंडार है समस्याओं का कि आप विकास की तरफ बढ़ ही ना सके। आपको समस्याओं में ही उलझा के रखा जाए, जिसकी वजह से आप विकास की बात ना सोच सकें, लोगों को यूनाइट ना कर सकें, आप समस्याओं से न निपट सकें। इसलिए इस गवर्नमेंट ने ऐसा फंसा के रखा हुआ है। अब पॉलिसी क्या चल रही है? भाई 2000 रुपये 1000 रुपये लोगों को खाते भेज दो, उनको 5 किलो चावल दे दो, गेहूँ दे दो, इससे वो जीवित रह सकें। आप जानते RSS का इससे पहले जो संघ प्रमुख था उसकी पॉलिसी क्या थी? उनकी पॉलिसी ये थी कि 95% लोगों को जो गरीबी रेखा उससे नीचे रखो, केवल पेट उनका भर जाए, उसी को अपना विकास समझो। वही व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। एक नई बात कल की बताऊं आपको। कल दिल्ली से, हमारे यहाँ तो मिनट पे समाचार आते हैं, दिल्ली से एक इंफॉर्मेशन मिली, देश भर से मोदी सरकार क्या करने जा रही है। 1.5 लाख ब्राह्मणों को उन्होंने लिस्ट बना ली, 1.5 लाख ब्राह्मणों को। उनको वो 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से RSS की पॉलिसी को, पाखंडवाद को, मनुवाद को, अंधविश्वास को पूरे देश में स्थापित किया जाए। उनके लिए उनको मुँह का पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी, और वो काम ये करेंगे। अरे भाई, हमारे कितने संगठन हैं, बामसेफ नंबर 1 पर है, बहुत सारे संगठन हैं। उनके लिए जो हमारे राजनीतिक दल हैं, कोई सहयोग कर रहा है, कोई भी पार्टी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, न किसी की आलोचना करते हैं। यहाँ प्रोग्राम हो रहा, ऐसे प्रोग्राम पता नहीं कितने हो रहे होंगे। किसी भी प्रोग्राम को सामाजिक कार्य के लिए, उसको समाज में जागृति लाने के लिए कोई दल विशेष सामने आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन वो सामने आ रहे हैं, सामने आ ही नहीं रहे, उनका पूरा प्रोटेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तरह तरह से विभिन्न भागों में बटे हुए हैं। शिक्षा का बुरा हाल है, बिजनेस आपके पास है नहीं, लोन आपको मिलता नहीं, कोई बैंक आपको देती नहीं, पैसे आपके पास है नहीं, कोई कारोबार करेंगे तो कैसे करेंगे? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। इसके लिए क्या कहा है एन वी रमन्ना साहब ने, जब वो कैलिफोर्निया अभी गए 2 महीने पहले अमेरिका में, और वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसको जाकर के उन्होंने देखा तो वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो लगी हुई थी। तो उन्होंने नमन किया और क्या कहा कि मुझे आज अपने देश पर गर्व है और देश के उस महामानव पर गर्व है जिसकी फ़ोटो आज इस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। मैं नमन करता हूँ यहाँ के स्टूडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को।
और हमारे जैसे करोड़ों लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हैं। और जब चलना शुरू कर देंगे तो भारत का स्थान विश्व में नंबर 1 पर होगा। यहाँ का भारत का चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना साहब के वर्ड हैं, उनकी कटिंग मेरे पास रखी हुई है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, कभी कोई मूर्ति लगी है, ऐसे अज्ञानी लोग हैं, क्या कहना है, क्या उनको संज्ञा देनी चाहिए, मूर्ख लोग हैं। किसी ने यहाँ से उंगली तोड़ दी, किसी ने धड़ तोड़ दिया, किसी ने वो कर दिया। तो ये लोग देशद्रोही हैं, इनको देशद्रोह का सम्मान मिलना चाहिए, तभी ठीक रहेगा उनके लिए। तो इस तरह का यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है। जब देश की सबसे बड़ी पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाबा साहब के लिए ये सब कह सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जो बाबा साहब ने आंदोलन किया, देश हित में किया, समाज हित में किया, और उसमें किसी तरह की कमी रहती है तो देश के लोगों को रोड पे आना चाहिए, तभी जाकर के बात बनेगी। कौन रोड पे आ रहा है, रोड पे कौन आ रहा है, छोटी मोटी घटनाएं लेकर के, अरे भाई जो कांग्रेस में हो रहा वही बीजेपी में हो रहा, बीजेपी में हो रहा वही दूसरी पार्टियों में हो रहा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आपने देखा, सबको पता है कौन लोग साथ में हैं, SC ST और OBC का मामला लोग साथ में हैं। कोई सवर्ण कहीं इक्का दुक्का हो तो कह नहीं सकते, कोई भी सवर्ण उनके साथ नहीं है। जब सरकार बनेगी कांग्रेस की, नंबर 1 पे टॉप पे मिनिस्टर कौन होगा, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा। गेट आउट हो जाइए, आपकी कोई गणना नहीं होगी। ये हालत है। झंडा दूसरों को उठाने के लिए आप लोग हैं, जब सत्ता की बात आती है तो उस समय आप कहीं पर युवा लोग हैं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं जाना नहीं चाहता। और इम्पोर्टेंट बात है, जो बात होती है मैं रिपीट नहीं करता, नई बात लाता हूँ। देखिए, एजुकेशन में सुधार होना चाहिए। आपके बच्चों का एजुकेशन आपके यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके कॉलेज नहीं है, आपके मदरसे भी नहीं है। इंडिया भर में 2 तरह की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। बताओ किसी यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर हैं, आपके वाइस चांसलर हैं, आपके लेक्चरर हैं, सब जगह खाली पड़ी हुई हैं और उनको दूसरे लोगों से यानी सवर्ण लोगों से भर दिया जाता है। एजुकेशन में आप जीरो हो गए, जो बाबा साहब ने सबसे पहला नारा दिया था। जो शासन है वहाँ पर जीरो है, प्रशासन में जो हो रहा है पुलिस के दम पर ये चलाया जा रहा है। आपने कुछ कर दिया, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, उन्होंने कत्ल कर दिया, FIR नहीं होगी। जब आप 100, 200, 500 लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तब FIR होगी। ठीक है, ये पॉलिसी चल रही, इसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये बातें समझाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को साथ देना चाहिए। ये एक से डॉक्टरों की समस्या है, कहीं कोई ऑपरेशन हो गया, आपको बदनाम किया जाता है कि वो सुनपास का डॉक्टर था, वो भी था, पेट में कैंची छोड़ दी, पेट में तौलिया छोड़ दी, आधे कह करके। आपको शायद याद होगा, लालू जी जब जेल में चले गए और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी रबड़ी जी मुख्यमंत्री बन गई, तो जो RSS के और मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, इन्होंने क्या कहा, उनका मतलब कमेंट किया, अपमान करने के लिए क्या कहा कि धोबी कपड़े प्रेस करके उनको दे गया, इनको रख देना अलमारी में, और वो कपड़े बजाय अलमारी को उन्होंने फ्रिज में रख दिए। क्या मतलब हुआ इसका कि वो लोग इस तरह से आपको आपकी मतलब मजाक बनाते हैं कि यानी रबड़ी देवी मुख्यमंत्री है, उसे ये पता नहीं फ्रिज और अलमारी में अंतर नहीं। तो इस तरह से आपको अपमानित किया जा रहा है। मायावती जी बनी, क्या कहा, मायावती जी के घर में सोफा सेट इतना बढ़िया आ गया है जिसका कोई लाजवाब है। आपको याद होगा, सब पेपर में निकला, आपको भी याद होगा। अरे भाई तुम तो डेली बैठते हो, क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने दिमाग में था मायावती कभी सोफा सेट बैठेगी, इसकी वजह से उसका दूसरे शब्दों में इस तरह से आपका बेटा जाता है, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, बढ़िया पोजीशन में जाता है,
वो उनको हजम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको हर क्षेत्र में सामना करने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है और बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथियों, जब बाबा साहब थे उनके प्रोटेक्शन में केवल और केवल वही और उनकी इंटेलिजेंसी थी, इंटेलेक्चुअल थी, जो उनका दिमाग काम करता था वो था। आज हमारे सामने उन्होंने जो दिया है संविधान है, हमारा प्रोटेक्शन क्या है, संविधान है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, डरपोक हैं। अभी वहाँ मैनपुरी दिन मीटिंग हुई तो एक सज्जन कहने लगे कि सर वो परमिशन हो गई। व्हाट यू मीन बाय परमिशन? कि वो एसडीएम में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता। मैंने होता होगा, डोंट वरी। खैर, ये डराने वाली बातें हैं। जब तक आप डरपोक बने रहेंगे तब तक लोग डराते रहेंगे। डराने के इनके पास हथियार कितने हैं? देखिए, जो सरकार है इनकी, उसके पास मिलिट्री है और पुलिस है, ठीक है, सारी विजिलेंस एजेंसियां हैं जितनी भी हैं, और उन्होंने जितने भी देवी देवता और भगवान बनाए हैं उनका डर आपके दिमागों में बसा दिया है, जिसकी वजह से आपको मानसिक गुलाम बना दिया गया है। आप जरा सोचिए, एक उदाहरण दूंगा फिर मैं अपनी बात बंद करूंगा। यह दुनिया में भगवान है, यह दुनिया में कोई देवी देवता है, कोई भूत प्रेत राक्षस है अथवा होता। 14 अप्रैल 1912 समय था रात के 1:45। इंग्लैंड ने एक बहुत ही विशाल समुद्री जहाज बनाया था जिसका नाम था टाइटैनिक। वो अटलांटिक ओशन में जा रहा था। जिन लोगों ने बनाया था उन्हें अपने ऊपर नाज था कि विश्व में आज तक ऐसी चीज़ किसी ने नहीं बना पाई। धीरे 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 आगे अपनी स्पीड से बढ़ रहा था। उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब बैठे हुए थे। धीरे धीरे वो वक्त आया, टाइटैनिक धीरे धीरे अटलांटिक सागर में डूबने लगा। तो बुद्ध ने जो कहा वो क्या गलत कहा? बुद्ध ने साफ कहा, जब ब्राह्मणों ने पूछा उनसे क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, बुद्ध का मतलब साफ था। उन्होंने कहा ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है मानव कल्याण, उसको हम करने में लगे हुए हैं किसी तरीके से। काफ़ी क्वेश्चन के बाद बुद्ध ने पूछ लिया, भाई ईश्वर के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने कभी देखा? नहीं देखा। आपके पिताजी ने देखा? नहीं देखा। आपके बाबा ने देखा? नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। जब किसी ने नहीं देखा तो आप उस पर चर्चा क्यों करते हो? किसी देवी को देखा, देवता को देखा, प्रेत को देखा, भूत को देखा, किसी को नहीं देखा। किसी को जब देखा ही नहीं तो उसका भूत लोगों के दिमाग में क्यों भर गया? साथियों, अपने को मजबूत करो, अपने अंतर्मन को मजबूत करो, ठीक है। अंतर्मन को जितने मजबूत कर लोगे, किसी भी प्रकार का कोई ईश्वर, कोई देवी, कोई देवता, कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत आपके पास नहीं आएगा। सुकरात ने क्या कहा? बहुत बड़ा फिलोसफर था। गॉड इज द नेम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन इज द नेम ऑफ गॉड। शोषण का नाम भगवान है और भगवान का नाम शोषण है। पेरियार ने क्या कहा? पेरियार की जो मूर्तियां लगी हैं तमिलनाडु में, उनके नीचे लिखा हुआ है भगवान के बारे में क्या कहते हैं, क्या तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता कि दुनिया में कितने अत्याचार हो रहे हैं? गूंगा है, लोग चिल्लाते हैं, दया की भीख मांगते हैं, सुनाई नहीं देता? क्या तू भूखा रहता है? जो लोग यहाँ करके दूध चढ़ाते हैं, तेरे ऊपर सामग्री चढ़ाते हैं, तो तब भी तेरा पेट नहीं भरता? आद्या इन चीज़ों को लेकर के वहाँ के जो मनवादी लोग थे मैड्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि हमारी भावनाएं आहत होती हैं और पेरियार के जो ये लेख हैं इनको उनकी शिला के नीचे लिखे हुए इनको रिमूव किया जाए। तमिलनाडु हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जो पेरियार ने कहा उस पर वो विश्वास करते थे। इसकी वजह से भारत का संविधान उनको राइट देता है एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज अंडर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज आज जो मैं बोल रहा हूँ, जो संविधान कहता है उसकी दायरे में रह करके बोल रहा हूँ। नहीं तो ये कल किसी को कह रहा आपने ये कह दिया था, ये कुछ नहीं कर सकते। इनके अंदर हिम्मत नहीं, इसके लिए टैलेंट चाहिए, विद्युत चाहिए, कानून का ज्ञाता चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। तो संविधान की बाउंड्री में रह करके आप काम करेंगे, कुछ नहीं हो सकता।
मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और पेरियार के जैसे जो स्लोगन थे वो आज भी लिखे हुए हैं। अभी क्या हुआ, एक 10 दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित आ गए, मनुवाद का समर्थन करते हैं, सारे फैसले मोदी योगी के फेवर में करते हैं। उन्होंने वो पिटीशन कई साल बाद, 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि शायद ललित साहब उसको सुन लेंगे, मतलब तैयार नहीं है, और इन्होंने केस रजिस्टर कर दिया। अब उसकी हियरिंग शायद ये नहीं सुन पाएंगे, तब तक बाई भी चंद चूड़ आ जाएंगे तो चीफ जस्टिस बन करके तो कुछ नहीं जाएगी। तो आपकी बातों को, आपके विचारों को जब तक आप डरपोक बने रहेंगे, डरते रहेंगे, ये हर तरीके से डराते रहेंगे, कानून का डंडा चलाते रहेंगे, पुलिस का डंडा चलता रहेगा, विजिलेंस का डंडा चलता रहेगा। साथियों, हमारे महापुरुषों ने यही कहा था, बहुजन समाज की राजनीति वही कर सकता है जो एक खुददार बन के आएगा, वही बहुजन समाज का लीडर कर सकता है। किसी देश का लीडर वही कर सकता है। आप लीडर बन गए और वो ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, वहीं पर दूसरे लोग बैठे हुए वहीं पर दबोच लेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे किसी कंडीशन में। वही हुआ जब तक जो काशीराम साहब ने किया, नौकरी छोड़ी, घरबार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, क्या किया। ललन सिंह यादव ने क्या किया, यही उन्होंने किया। 6 महीने की सजा भी हुई, जेल गए, बाद में केस खत्म हो गया, छूट गए। उन्होंने सच्ची रामायण लिखी, उसको यहाँ ब्राह्मणों ने चैलेंज कर दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से छूट गए। उसके बाद वो बुद्ध की शरण में चले गए, उसके बाद वो बाबा साहब के फॉलोअर बन गए, ठीक है। ये हमारे महापुरुषों का, आप चाहे एससी के महापुरुष हों, एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, आदिवासियों को, उनका ऑब्जेक्ट एक ही था। उसी ऑब्जेक्ट को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और तभी हम कुछ कर पाएंगे। साथियों, अब ज़्यादा न कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बाकी कुछ बातें कल करूँगा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल है उसके भागीदार बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। उसका बैंक में अकाउंट है, उसकी रसीद वही है, अवेलेबल भी है, आप कर सकते हैं। आपका अधिकार होगा, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना हमारा है, ना इनका है, ना आपका है, पूरे बहुजन समाज का है। आपको डेली अपडेट मिलेगा, आप जो कहेंगे वो भी पूरे देश को सुनाया जाएगा, पूरे देश के जो लोग कहेंगे वो आपको सुनने को मिलेगा। तो वो ऑप्शन इज ओपन, और उसके माध्यम से जो काम पूरे देश में हो रहा है, बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, तो उसमें आप अपनी मेंबरशिप दे सकते हैं और भागीदार बन सकते हैं। नंबर 2, अभी ये कार्यक्रम 3 दिन और चलेगा। कल कलिंगा मगध का युद्ध होगा और परसों यानी 4 तारीख को इसका समापन होगा। 5 तारीख को सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि धर्म की जीत हुई थी और अधर्म की हानि हुई थी, सत्य की जीत हुई थी, असत्य की हार हुई थी, वो उस वजह से मनाया जाता है। लेकिन दूसरे लोगों ने उसका रूप बदल दिया। कभी आपने सोचा कोई दशानन, जिसको रावण कहते हैं, जिसके 10 शीश और 20 भुजाएं हैं, ऐसा आदमी पृथ्वी पर आज तक पैदा हुआ किसी माँ के गर्भ से? हुआ नहीं, हुआ, हो भी नहीं सकता। ये कौन है दशानन? मौर्य वंश के जो हमारे पूर्वज थे, मौर्य वंशज, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ तक उनके शीश लगाए जाते हैं। रावण एक काल्पनिक कैरेक्टर है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द मनुवादी पर्सन्स, ठीक है, काल्पनिक है। और जो 10 शीश लगाए गए हैं वो हमारे मौर्य वंश के शासकों में लगाए गए। उनको मारता है कौन? पुष्यमित्र शुंग मारता है, जो राम नाम दिया हुआ वही है, वो मारता है। और उससे हमारे लोग भी वाह करते हैं, क्यों? अज्ञानतावश। अरे वो हमारे पूरे, हमें विरोध करना चाहिए बजाय सेलिब्रेट करने के। इसलिए हर घर में विजयदशमी का महोत्सव इसी तरह से मनना चाहिए, चाहे 2 लोग हों, 4 लोग हों, 50 लोग हों, 500 लोग हों, कितने भी हैं। आप लोग एक संकल्प लीजिए कि हर वर्ष हम अपने परिवार में, अपने समाज में विजयदशमी का पर्व इसी उपलक्ष्य में मनाएंगे जिस उपलक्ष्य में मनाया जाना चाहिए। हमारा पर्व है। दीपावली क्या है? दीपावली हमारा त्यौहार है। जब विजयदशमी हो गया तो उसके पश्चात
पूरे मगध में उस खुशी में दीप जलाए गए थे। दीप जलाए गए थे, लोगों ने खुशियाँ मनाई थी कि अब तो धर्म का शासन स्थापित हो गया है। इसलिए और इन लोगों ने किससे जोड़ दिया? वो दूसरी परंपरा से जोड़ दिया और हम लोगों की समझ में भी आ गया। तो ये सब चीज़ें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास नहीं पढ़ोगे तब तक सही रास्ते पे नहीं आ पाओगे। इसलिए साथियों, अब कुछ बातें रह गई मैं कल करूँगा। और आप लोग क्योंकि अभी आए हैं, पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद आप लोग कहना चाहें तो आपका स्वागत है, आप आइए। उसके बाद आप लोग चाहें तो कल भगवान बुद्ध की पिक्चर को दिखाया था, 2-2.5 घंटे की पिक्चर थी, 2 घंटे 51 मिनट की। और आज आप चाहेंगे तो बाबा साहब की पिक्चर को हम दिखाएंगे, आप सब लोग देख के जाइएगा। वो भी 2 घंटे 51 मिनट की फिल्म है। बाबा साहब ने जीवन से, बचपन से, जब से पैदा हुए तब से लेकर के अंत समय तक क्या किया, तो ये सब आप लोगों की। और कल जो आप लोग आए हैं विभिन्न स्थानों से, मेरी आपसे गुजारिश है कल जब आएँ तो कम से कम 1-1, 2-2 कम से कम अपने साथ में लेकर के आएँ, क्योंकि जो आज हुआ वो कल नहीं होगा, कल होगा परसों नहीं। हम रिपीट कोई बातचीत नहीं करते हैं, नई बात हम के सामने लाते हैं जो बहुत ही सबके लिए बहुत ही आवश्यक है, जानना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।